क्वेश्चन है दोस्तों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। देखिए आपको बताया आरआरबी गोरखपुर में एएसएम परीक्षा 2002 में ये क्वेश्चन आया था। तो इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैदराबाद। जो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो हैदराबाद में स्थित है। ये कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान का केंद्र है जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पर स्थित है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन 2002 में पूछा गया दोस्तों। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी हैदराबाद में सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट भी हैदराबाद में ही स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि। चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न क्यों होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्रक होते हैं और हीमोग्लोबिन भी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। ये आरआरबी कोलकाता में 2002 में पूछा है। तो इसके राइट आंसर बात करें, इसका चार ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, लुई पाश्चर है, रॉबर्ट हुक है, एमजे थॉटसन है, उपर्युक्त दोनों है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी रॉबर्ट हुक और एमजे थॉटसन ने मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं, और इसकी खोज उन्होंने 1839 में किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि और विकास के सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन। प्रोटीन जो कि कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, बताना है कि प्रोटीन के निर्माण के आधारभूत इकाई क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एमिनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई एमिनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में एमिनो एसिड की श्रृंखला ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं, मतलब कितना चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 20 हो जाएगा। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। इनमें से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है तथा 10 को आहार में उपस्थित होना जरूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमिनो अम्ल मिलते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एमिनो अम्ल इसमें से कहाँ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन में। प्रोटीन वस्तुतः एमिनो अम्लों से ही बने होते हैं। मानव शरीर को लगभग 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है, शेष 10 उसे भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है वो किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संरक्षण को आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन परिवर्तन किसमें होता है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो जीन परिवर्तन होता है वो इनमें से किस में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी डीएनए में ही जीन परिवर्तन होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के ही कारण होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए 2 बार एग्जाम में आया भी हुआ है 2007 में। तो आपको बताना है कि जो डीएनए का संश्लेषण प्रतिपादन किया था किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कॉर्नबर्ग के द्वारा डीएनए का प्रतिपादन आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया था। इसलिए इनको 1959 में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी मिला है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की कितनी संख्या
होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 46। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। इसमें से 23 जोड़े होते हैं, 46 में से 23 जोड़े होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम तथा 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है? आपको बताना है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया है। इसकी राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी डब्ल्यू वाटसन के द्वारा ही ये कहा गया है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी का नाम डब्ल्यू वाटसन ने वर्ष 1906 में दिया था। आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बताना है कि आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना है कि जो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का ही बना होता है दोस्तों। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं या अंतः परद्रव्यी जालिका अथवा नाभिक कला के साथ संयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसकी खोज की बात करें दोस्तों तो सी डी डुवे हैं, इसकी खोज की थी। इसका कार्य होता है कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इलाहाबाद आरआरसी में पूछा गया 2008 में कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रोटीन संश्लेषण। हरगोविंद खुराना जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, जिन्हें आनुवांशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य निर्धारण हेतु 1968 में M.W. नीरेनबर्ग तथा R.W. हॉली के साथ संयुक्त रूप से चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो आप बता सकते हैं जेनेटिक कोड की खोज के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। DNA का मूल मात्रक क्या है? इसके राइट आंसर बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए का मूल मात्रक है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ग्रुप डी की लगातार तैयारी करा रहे हैं, जिससे आपको आने वाले आगामी ग्रुप डी परीक्षाओं में बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वाटसन और क्रिक के द्वारा वर्ष 1953 में प्रसिद्ध विज्ञान पत्रिका नेचर में छपे एक लेख में जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने पहली बार डीएनए की द्विकुंडलाकार संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एकल जो स्टैंडर्ड वाले अणु होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी बैक्टीरियोफेज में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
निम्न में से कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिकंदरा 2006 में पूछा गया है कि जांच के लिए एक बच्चे का पिता का निर्धारण कौन सी जांच के द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी DNA फिंगरप्रिंट के जांच एक बच्चे के पिता का पितृत्व निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीन का आकार कैसा होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो जीन होता है उसका आकार कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्पाकार। जीन जो कि प्रत्येक कोशिका के गुणसूत्रों में विद्यमान वंशागति की इकाइयां होते हैं। प्रत्येक कोशिका में हजारों जीन होते हैं, जीन जो कि DNA के ही बने होते हैं। अगर इस जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किया, यह सर्पाकार होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो किसी आबादी में जीनों के कुल योग को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जीन बस्ती कहा जाता है। किसी आबादी में जीनों के कुल योग को जीन बस्ती या जीन पूल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से निम्नलिखित में पहले किसे बनाया गया? 4 ऑप्शन आपके पास, बताना है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सबसे पहले क्या बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से सर्वप्रथम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को वर्ष 1973 में बनाया गया था, जबकि चूहे को इस विधि द्वारा वर्ष 1974 में बनाया गया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है वह है। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि एक कोशिका साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्लाज्मा झिल्ली। एक कोशिका साइटोप्लाज्म प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी रहती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि हम कोई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, क्योंकि हम लगातार ग्रुप डी की तैयारी टॉपिक वाइज हर वीडियो के तरीके से करा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।